गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि आप लोग को पता है और आप लोग को मैं पीडीएफ दे भी दिया हूँ न्यू डील पर, और मैंने कहा था कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। न्यू डील क्या है, और हमको आशा है कि आप लोग जो है उस पीडीएफ को पढ़े होंगे, और अब जो कोई समस्या होगी आपको पढ़ने में या समझने में वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ इसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे, व्हाट इज न्यू डील। न्यू डील क्या है? तो न्यू डील का सीधा मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है नया व्यवहार, व्यवहार में परिवर्तन। तो हम इसको इस प्रकार से कहें, व्हाट वाज द रीजन फॉर द न्यू डील। तो न्यू डील का आखिर कारण क्या था, रीजन क्या था, जरूरत ही क्या थी न्यू डील की। तो मैं आप लोग को बताऊं कि पूरा विश्व जो है 1928-29 के दौरान, या 1928 से लेकर के 1930 तक के दौरान कह सकते हैं, विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, और अमेरिका का हालत भी बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुका था। किसान एक तरफ विद्रोह करने वाला था, तो अमेरिका के 40% उद्योग धंधे बंद हो चुके थे, बेरोजगारी का भरमार हो गया था, किसी प्रकार का सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं था, मजदूरों की स्थिति बद से बदतर हो गया था, मुद्रा एवं साख वहाँ का टूट चुका था। ऐसे में अमेरिका को आगे ले जाने के लिए कोई न कोई एक नया जो है व्यवस्था करना पड़ता, और तभी जाके अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था है पटरी पर उतर सकता था। और देखिए, उसी दरमियान में वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ। 1932 ईस्वी के चुनाव जो हुआ अमेरिका में, जनरली मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ पे भारत जैसा बहुदलीय प्रणाली नहीं है। वहाँ पे दो दल बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी द्विदलीय प्रथा वहाँ कह सकते हैं हम। एक तो रिपब्लिकन पार्टी होता है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी होता है। तो वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट था रूजवेल्ट, डेमोक्रेटिक पार्टी का जो रूजवेल्ट था, ये जीत गया 1932 ईस्वी का चुनाव। यानी कि 1932 ईस्वी में अमेरिका का जो राष्ट्रपति बना वो रूजवेल्ट बना, और उसके सामने आर्थिक समस्या को सुधारने का सबसे बड़ी चुनौती था। तो रूजवेल्ट ने जिस नीति को अपनाया जिससे कि अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था पटरी पर आए, वही न्यू डील कहलाया। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि न्यू डील क्या है। न्यू डील क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा जिस नीति को अपना करके वहाँ की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश किया गया, वह जो है तरीका या व्यवस्था न्यू डील कहलाया। कैसे लाया उसको हम पॉइंट वाइज आपके पास रख दिए हैं, उसको समझ लीजिएगा बहुत आसानी से। जैसे उन्होंने जैसे ही 1932 ईस्वी में राष्ट्रपति बना, 1933 ईस्वी में उन्होंने औद्योगिक नीति को लेके आया, और उस औद्योगिक नीति में वहाँ पे लोगों के काम के घंटे को घटा दिए ताकि लोग को थोड़ा सहूलियत हो, और जो है मजदूरी का रेट बढ़ा दिया, काम पर जो स्वास्थ्य है कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चालू कर दिया, जिससे जो है औद्योगिक विकास पुनः फिर से पनपने लगा। जो उद्योग 40% डाउन हो गए थे, वहाँ गिर चुके थे, अब वो उद्योग धीरे धीरे क्या हुआ, विकास होने लगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था और उसकी कल्याणकारी योजना वहाँ पे काम करने लगा। तो उद्योग को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, औद्योगिक नीति को अपनाया। औद्योगिक नीति 1933 ईस्वी में। उसी प्रकार से कृषि संबंधी नीतिगत सुधार भी उन्होंने किया। वो जानता था कृषकों के पास क्या होता है, परचेजिंग शक्ति अर्थात क्रय शक्ति कम होता है। जब क्रय शक्ति कम होगा तो इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा कम होगा खेती में, तो क्रय शक्ति को बढ़ाने का उसमें काम किया। किसानों को, जैसे आज हम लोग किसान क्रेडिट की बात करते हैं, इसीलिए बात करते हैं, तो वहाँ भी उस समय किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाया गया, और साथ ही साथ कृषि साख दिया गया उसको, मतलब किसानों को ऋण दिया गया, और बड़ा जो जोत था उसको भी एक प्रकार से सीमांत किया गया, छोटा किया गया, ताकि बड़ा जोत जिसके पास रहेगा, स्वाभाविक बात है वो अच्छा से खेती नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से कई सुधार कृषि में लेकर आया, जिससे कि कृषि भी
चल पड़ा आगे की ओर, जिससे विकास का रास्ता खुल गया। अब देखिए, कृषि का विकास हो गया, औद्योगिक विकास भी हो रहा था, और इस बीच में अगर हम सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं करें तो विकास कुछ है ही नहीं। यानी सामाजिक सुरक्षा, कोई भी विकास उस समय तक नहीं कर सकते जब तक कि समाज का प्रत्येक वर्ग जो है अपने आप को सुरक्षित और एक स्वाभिमानी जीवन जी सके। तो सामाजिक सुरक्षा में कौन आता है? जैसे अपंग है जो खुद काम नहीं कर पाता है, जैसे लंगड़ा है, लूला है, जो प्रसूति स्त्रियां हैं या वृद्ध व्यक्ति हैं, उसके लिए सामाजिक सुरक्षा, पेंशन इत्यादि की व्यवस्था जो है डेमोक्रेटिक सरकार ने किया, जिससे समाज में भी एक प्रकार से रौनक आया और एक प्रकार से लोगों को सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दिया, जिससे भी अब क्या हुआ कि वहाँ का जो है आर्थिक गतिविधि में परिवर्तन देखने के लिए मिला, जो स्लगिश हो गया था। तो सामाजिक सुरक्षा हो गया। स्वाभाविक है कि जिस किसी देश की जो व्यवस्था अगर खराब होगी, आर्थिक व्यवस्था खराब होगी, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार रहेंगे, और अमेरिका में उस समय की स्थिति यही थी। अब अमेरिकी जो ये रूजवेल्ट की सरकार थी, क्या क्या राज्यों को संपर्क में साथ करके राज्यों से एक प्रकार से समन्वय समिति बना करके वहाँ पे उसको रोजगार दिलाने का जो है एक प्रकार से नीति अपनाया गया, और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया गया और लोगों को रोजगार मिला, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या भी धीरे धीरे दूर होना प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद आर्थिक विकास की बात करेंगे तो हम उन गरीबों, उन बेसहारों जिसके पास आवास इत्यादि नहीं थे, उसको आवास का प्रबंध किया गया, ताकि लोग जो है कि ये जो है आर्थिक व्यवस्था गतिशील रहे। तो आवासीय व्यवस्था भी किया गया गरीबों, मजदूरों इत्यादि के लिए। उसके बाद तनेसी नदी घाटी, हमारे यहाँ जो भारत में कोसी परियोजना या कई अन्य बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम लोग जानते हैं, जहाँ से कि बिजली निकाल लेना, वहाँ से सिंचाई का साधन बना लेना, इस प्रकार से जो बहुउद्देशीय योजना होता है, उस प्रकार से तनेसी नदी घाटी को भी अमेरिका ने इस्तेमाल किया बहुउद्देशीय योजना के लिए, जिससे कि विकास की गति और रफ्तार बढ़ा। उसके बाद मुद्रा एवं साख की नीति, ये स्वाभाविक बात है कि कोई भी अर्थव्यवस्था बिना मुद्रा और साख नीति से मजबूत नहीं हो सकता। ऐसे में रूजवेल्ट सरकार ने मुद्रा एवं साख की सख्त नीति बनाया, जिससे कि मुद्रा और साख दोनों निश्चित रूप से लोगों के लिए बना रहे और कोई अविश्वास की भावना नहीं हो। इसलिए मुद्रा और साख की नीति उन्होंने अपनाया और आर्थिक विकास में सहायक हुआ। अब अगला पॉइंट क्या किया ये रूजवेल्ट सरकार ने? स्वर्णमान को ये त्याग कर दिया। स्वर्णमान को त्याग करने का क्या तात्पर्य हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो जितने देश होते थे अपने यहाँ पे उपस्थित सोने के आधार पर नोट को छापते थे, और वही पूरे विश्व में उसी के हिसाब से सोने जितना जो देश जितना रखता था उसी के हिसाब से उसकी शक्ति को मापा जाता था। अब इन्होंने सोने के आधार पर ही नोट छापना स्टार्ट किया, इसलिए कि आयात को कम कर दिया जाए और निर्यात को ज़्यादा किया जाए। अर्थात इन्होंने अपने डॉलर का अवमूल्यन कर दिया। जब डॉलर का अवमूल्यन किया गया तो स्वाभाविक बात था कि आयात जो है कम हुआ और निर्यात बढ़ गया, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति और अच्छा होने लगा। तो इस प्रकार से जितने सारे हम लोग पॉइंट पढ़े हैं, आप लोग को पीडीएफ में सारा फाइल मिला हुआ है। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आप उसको 1-2 बार और पढ़िएगा, पूरा अच्छा से लिख पाइएगा पॉइंट वाइज। अब इसमें क्या है कि ये सारे न्यू डील मैंने जितने रूजवेल्ट ने तरीका अपनाए थे, ये सारे तरीका जो हम अभी डिस्कस किए, जिस पर मिल करके अमेरिका की आर्थिक स्थिति को एक सही रास्ते पर, सही पटरी पर पहुंचा दिया। लेकिन वहीं के कई विद्वान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और कई विद्वान तो ऐसे भी कहते हैं कि जो रूजवेल्ट की जो आर्थिक नीति या जो नई नीति थी या जो न्यू डील था, वो तो अमेरिका को कहीं न कहीं और ज़्यादा मतलब आर्थिक दलदल में पहुंचा दिया बनिस्बत की सुधार करने से। उसमें एक जॉन क्लिफ नाम के व्यक्ति है, विद्वान है, जिन्होंने कहा है कि रूजवेल्ट की नीति अमेरिका को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं वरन
इसको आघात पहुंचाया है। लेकिन वहीं फाल्कनर नामक व्यक्ति ने यह कहा है कि रूजवेल्ट का जो ये न्यू डील था अमेरिका के लिए एक रामबाण के जैसा था, जो कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति को पुनः पटरी पर लेके आया और अमेरिका को विश्व शक्ति बनने में योगदान दिया। अब आलोचना और समालोचना हम देखने के बाद यदि हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो हम निसंदेह इतना सा कह सकते हैं कि परिस्थितियां हो सकती है कि बदल रहा हो और अमेरिका की आर्थिक स्थिति उससे और कुछ हद तक सुधर जाती, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि रूजवेल्ट की जो आर्थिक नीति थी अमेरिका को आर्थिक गति प्रदान करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाया और आगे चल करके अमेरिका को आर्थिक रूप से विश्व शक्ति बनने में बहुत बड़ा भूमिका इन्होंने अपनाया, निभाया। तो इस प्रकार से हम इतना सा कह सकते हैं कि न्यू डील जो है अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई।